साथियों, इस मेला का मकसद क्या था उसके बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को 14 तारीख को मेला शुरू होने से पहले बताया था। वो मकसद कितना पूरा हुआ है उसके बारे में भी आप लोगों ने सोच विचार किया होगा। मैंने भी उसके बारे में सोचा है, कुछ साथियों से पूछा है, अपने आप जानने की कोशिश की है, दूसरे साथियों से पूछकर जानने की कोशिश की है। आप लोगों ने भी अपने आप देखकर समझकर आपने इस मेले की कामयाबी के बारे में जरूर सोचा होगा, विचार किया होगा। अपने साथियों से भी इसके बारे में आप लोगों ने पूछताछ की होगी, आपस में चर्चा की होगी। तो इसलिए इस मेला का मकसद और वो मकसद किस हद तक हम लोगों ने पूरा किया है, हम लोगों ने दुख तकलीफ उठाकर जगह जगह से इधर पहुंचकर उस मकसद को पूरा करने की जो हमने कोशिश की है, जितना आप लोगों ने सोच विचार किया है, तो उसके अलावा भी और सोच विचार करना चाहिए। जितनी कमियां रह गई हैं, जिस किस्म की कमियां रह गई हैं, उसके बारे में भी सोच विचार करना जरूरी है। ये हमारी तरफ से शुरू के कदम है, इनिशियल स्टेप्स हैं ये। आने वाले समय में जो भी हम कदम उठाएं, सोच समझकर सूझबूझ के साथ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए इधर से वापस जाने के बाद भी आप लोग जरूर सोच विचार करेंगे और आने वाले समय में इस किस्म की दुख तकलीफ उठाने के बाद जिस मकसद के लिए हम ये दुख तकलीफ उठाते हैं, उस मकसद को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। साथियों, मैंने 14 तारीख को आपसे बताया था कि बहुजन समाज के कई अंग हैं, मनवादी विचारधारा के आधार पर जिन लोगों को गिराया गया है, अपमानित किया गया है, पछाड़ा गया है, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसे सारे लोगों को मिलजुल कर जिन लोगों को 6000 जातियों में तोड़ा गया है, तोड़ना काम हमारे दुश्मन का था। उन्होंने लंबे अरसे तक ये काम किया है।
जोड़ना काम हम लोगों का है। जोड़े हुए लोगों को जोड़ना काम हम लोगों का है। हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर है। इस मंजिल की तरफ बढ़ते वक्त हम लोगों ने सबसे पहले उन लोगों को संगठित करना शुरू किया जिनको संगठित करने के लिए हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की है और उसमें काफी हद तक वो कामयाबी हुए। खासकर बहुजन समाज का एक बड़ा अंग जिसको हम शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, ऐसे लोग देश के कोने कोने में काफी बड़े पैमाने पर संगठित हुए और जब हम लोगों ने ये संगठित करने का काम शुरू किया, उनको जोड़ने में हमें ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुश्किल तो आई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई जिसको हम समाप्त नहीं कर सके, जिसके ऊपर हम काबू नहीं पा सके। उसके बाद जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, लगभग उसी जगह मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और वेस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग भी रहते हैं। उसी जगह पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी रहते हैं। उन लोगों की समस्या को समझकर उन लोगों को भी जोड़ने की हमने कोशिश की है। उसमें भी कुछ हद तक सफलता मिली है और उसी सफलता के कारण आज हमारी मूवमेंट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी जगह कम, किसी जगह ज्यादा। उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई और बढ़ती हुई मूवमेंट हमें नजर आती है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का असर काफी पड़ा है और वहां भी हमें काफी कामयाबी मिली है। लेकिन मंजिल तो उत्तर प्रदेश में भी अभी काफी दूर है और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो क्षेत्र हैं उधर तो और दूर है और इसके अलावा देश तो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, ये बात सही है, लेकिन पूरे देश के मुकाबले में वो काफी छोटा है। पूरे देश में 90 करोड़ के लगभग लोगों को संगठित करना, 6000 जातियों में थोड़े बड़े लोगों को जोड़ना, ये काम तो अभी बहुत ज्यादा बाकी पड़ा है। लेकिन जितना काम थोड़ा बहुत कर पाए हैं
उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और 1985 में पहले चुनाव रहा था, तो हम 2-2.5% लोगों को जोड़ पाए थे। मध्य प्रदेश में 2% से कम को जोड़ पाए थे, पंजाब में 2.2 को जोड़ पाए थे, हरियाणा में 1.2 को जोड़ पाए थे। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश में 29% तक जोड़ पाए। 100 में से 29 लोगों को या 30 लोगों को हम उत्तर प्रदेश में जोड़ पाए। बाकी जगह अभी भी बहुत काम है और देश भर में ये काम करना बाकी है। इसलिए जो काम हमें करना चाहिए तो उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। 1983 से लेकर 1997 तक पिछले 12-13 साल में देश भर में हम कितना काम कर पाए हैं, उत्तर प्रदेश में कितना काम कर पाए हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में कितना कर पाए हैं, इसकी थोड़ी सी झांकी मैंने आपके सामने रखी है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग थोड़े से बहुजन समाज के लोगों को जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करके उनकी शक्ति बनाकर जब आगे बढ़ने लगे तो जिनके पीछे से ये लोग हटे उन लोगों की शक्ति कमजोर हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में 7,30,000 वोटर मार्च 1985 में कांग्रेस के पीछे से हटे और कांग्रेस की 85 सीटें कम हो गई। सिर्फ 7,30,000 वोटर के हटने से कांग्रेस को झटका लगा। जब कांग्रेस को झटका लगा तो लखनऊ के क्रोकोडाइल पार्क में कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए। क्रोकोडाइल पार्क, क्रोकोडाइल को मगरमच्छ पार्क में वो लोग इकट्ठे हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए नहीं, असली आंसू बहाने के लिए। मगरमच्छ पार्क में उन्होंने नकली आंसू नहीं बहाए, असली आंसू बहाए थोड़े से और अनाउंस किया मार्च के आखिरी हफ्ते में 1985 में वो इकट्ठे हुए और सोच विचार करने के बाद अनाउंस किया कि कांग्रेस की 85 सीटें कम कैसे होगी। 425 में से 85 सीटें उनकी कम हो गई हैं, जबकि दिसंबर 1984 में सिर्फ 10 सीटें कम हुई थी। 425 में से 10 कम हुई थी। 2 मेंबर पार्लियामेंट
आ रहे थे 85 में से और 10 MLA आ रहे थे और 3-4 महीने के बाद आज उनकी 85 सीटें कम क्यों हुई? उन्होंने नतीजा लगाया कि उत्तर प्रदेश में चमारों ने अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दिया। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन ये वोट सिर्फ चमारों का है, ये वोट सिर्फ चमारों का है और इतने से वोट कम होने से और ये वोट चमारों का है, 45 के बाद खड़े हैं, ये उनका वोट होने के कारण कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा। तो जब उन्होंने इस किस्म का अनाउंसमेंट किया और पेपरों में आया, हमें भी खबर लगी, हमने भी पेपरों में पढ़ा कि ये हमारी पार्टी जिसको हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, उसको ये चमारों की पार्टी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जरूर इनका कुछ मतलब है और मतलब हमारी समझ में आया, लेकिन हमारे लिए खुशी की बारिश के चमारों की समझ में आया। वो लोग सोचने लगे कि हमारी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस के लोग कहते हैं, जिनके हम पीछे लगे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, तो हम कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? हम गलत जगह पर क्यों रहते हैं? हम गलत लोगों के पीछे क्यों खड़े? उनकी समझ में ये बात आई, वो सोचने लगे कि हमें अपनी असली जगह पर चले जाना चाहिए, हमारी असली पार्टी के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। तो इसलिए जवान कांग्रेस को छोड़कर बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ने लगा। कांग्रेस ने आज वो सोचते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी को चमारों की पार्टी कहकर उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया। आज वो सोचते होंगे कि ना हम इसको चमारों की पार्टी कहते और ना चमार कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी में चल जाती। ये हमने गलती की है। इस गलती का एहसास उनको आज हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 100 में से 95 जमात बहुजन समाज पार्टी में आ चुका है। जब 100 में से 95 जमात या 1 करोड़ के लगभग वोटर जमात वोटर जब कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी में आ चुका है, तब वो एहसास कर रहे हैं कि हमने गलती की। उन्होंने दूसरी गलती की। दूसरी गलती क्या की? उन्होंने उधर फैसला किया कि हमारे प्रदेश की अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी है, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी है, वो ब्राह्मण है। इसलिए हमें एक ब्राह्मणी को हटाकर किसी जवान को अध्यक्ष बना देना चाहिए। महामनी प्रसाद
तो उन्होंने एक ऐसे चुनाव को अध्यक्ष बना दिया जिसका नाम आज भी मुझे ढूंढना पड़ता है। महावीर प्रसाद को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया और माधवीर प्रसाद को, माता प्रसाद को 2 नंबर का मंत्री बना दिया। पहले नंबर का मंत्री एनडी तिवारी और दूसरे नंबर का मंत्री माता प्रसाद चौहान। महावीर प्रसाद को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया और माता प्रसाद को दूसरे नंबर का मंत्री बना दिया। उसके बाद वो जवानों को कहने लगे, जवानों के बीच में जाओ, तुम लोग माता प्रसाद जाओ और ये दूसरा प्रसाद जाओ और जवानों से कहो जाके कि देखो भाई हमको इधर अध्यक्ष है, हमको इधर अध्यक्ष है और हम तो बड़े मंत्री हैं और भी हमारे बहुत से मंत्री हैं, तो आप लोगों को कांग्रेस में नहीं छोड़नी चाहिए। तो जवाब सोचते रहे कि हम तो ना छोड़ते, लेकिन ये आपके आंकड़ा कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव की पार्टी है, हम शायद ना जाते, लेकिन जो आपके मालिक हैं, आपके मालिकों के कहने से लोग बल को जाना शुरू कर दिया। माता प्रसाद और महावीर प्रसाद दोनों आज छोटे छोटे सूबों के गवर्नर हैं और दोनों को चुनावों में बहुत ज्यादा वोटों से पराजित किया है। दूसरे नंबर के मंत्री को पहले हराया और अध्यक्ष को बाद में हराया। जो कांग्रेस का अध्यक्ष था महावीर प्रसाद, उसको बीएसपी के बराई प्रसाद ने हराया। जिसको सोच रहे थे कि ये तो बराई की तरफ से चाल जाएंगे, तो उस बराई प्रसाद ने हनुमान प्रसाद को ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा हूं, लेकिन हम कुछ ज्यादा गंभीर हो गए थे, इसलिए हनुमान की याद आ गई और रिलैक्स हो गए थोड़ा। तो इसलिए जब उनको हराया तो महावीर प्रसाद कहने लगे कि भाई मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं तो अभी तक कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरी बीवी और मेरा लड़का बीएसपी में है। वो भी उसने भी खुशी का इजहार किया कि कोई बात नहीं, मैं तो अभी कांग्रेस को छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है अगर मुझे ये अध्यक्ष पद से हटा दें तो मैं छोड़ दूंगा। वो उसको हटा नहीं सके, 11 साल उसको अध्यक्ष बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमने अध्यक्ष पद से हटा दिया तो सभा और नाराज हो जाएगी, इसलिए इसको बनाए रखो। जब तक महावीर प्रसाद ने उसको चुनाव में हराया नहीं, जो मेंबर पार्लियामेंट होता था और सेंट्रल में रेलवे मिनिस्टर होता था,
चुनाव में मलाई प्रसाद ने जब उसको हटाया तब कांग्रेस वालों ने उसको हटाने की सोची। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि 1985 से बहुजन समाज पार्टी को जवानों की पार्टी इन लोगों ने कहना शुरू किया। आज जब हम लोग ये मेला लगा रहे हैं तो आज शहरों के बढ़िया लोग जो दुकानों पर बैठे हैं वो आदिवासी लोगों को जो उनके पास कुछ खरीदने आते हैं उनसे कहते हैं कि हरिजनों की पार्टी ने अब हमारी तरक्की हो गई, अब जवानों से बढ़कर हरिजनों की पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी हरिजनों की पार्टी है। इन्होंने आदिवासी मेला लगाया है। आदिवासी लोगों को सावधान रहना चाहिए। वो छोटा को उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लोगों को सावधान रखना चाहते हैं। यह जवानों के अलावा जो दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सावधान रखना चाहते हैं। दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को वो सावधान रखना चाहते थे। दूसरे कौन है? जवानों से दूसरे नंबर पर पासी है और खटीक है, गोली है, धोबी है। इस किस्म के दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को वो बहुजन समाज पार्टी से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसको जवानों की पार्टी कहना शुरू किया। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में अगर 13 जवान एमएलए हैं तो 5 फांसी हैं, तो 2 एमएलए हमारे ये कपड़ा होने वाले हैं गोली है, 2 एमएलए गोली है, 1 धोबी है, 1 खटीक है। तो जब ऐसे एमएलए उनको नजर आते हैं तो उनको जवानों की पार्टी कहते हुए मुश्किल आती है कि जवान तो सिर्फ वोट देता है लेकिन एमएलए तो सारे लोग बनते हैं। एमएलए तो पार्टी भी बनते हैं, धोबी भी बनते हैं, खटीक भी बनते हैं, गोली भी बनते हैं। लेकिन ये बिगड़ा हुआ जवान हर किसी को वोट दे देता है। आज ये जवान काफी बिगड़ चुका है उनके हिसाब से। और यही नहीं, आज ये जवान इतना बिगड़ गया है कि उसने 3 ब्राह्मण जिता दिए, 4 ठाकुर जिता दिए, 1 जाट जिताया है, 1 कायस्थ है, 1 भूमिहार है। लेकिन फिर भी अगर जवान नहीं तो उसको हरिजनों की पार्टी कहते हैं। आज भी उनको हरिजनों की पार्टी कहना पड़ता है। लेकिन जिनको वो हरिजन कहते हैं वो तो बड़े पैमाने पर जुड़ चुके हैं, और जिनको ये स्वर्ण कहते हैं वो भी एमएलए बनने के लालच में वो भी आज बड़े पैमाने में बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग जिनको असेंबली में पहुंचना असंभव था, 1988 में मेरे पास
जब ये पार्टी बनकर कुछ आगे बढ़ी, मैंने इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ा, मायावती ने हरिद्वार से बिजनौर से उपचुनाव लड़ा। हमारी आदत को देखकर मेरे पास गढ़िए लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया में थोड़े थोड़े गढ़िए रहते हैं। गढ़िए पहुंचे, कुम्हार पहुंचे, मदा पहुंचे कि आज तक हमने असेंबली का मुंह नहीं देखा। गढ़िया और कुम्हार ने आज तक असेंबली का मुंह नहीं देखा है। हम कांग्रेस के पीछे खड़े रहे, हम हर पार्टी के पीछे खड़े होकर देख लिया है, लेकिन आज तक हमने असेंबली का मुंह नहीं देखा है। मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ठीक मौके पर मुझे याद दिलाया। 1988 में मुझे याद दिलाया है, 1989 में चुनाव होने जा रहा है, मैं आप लोगों को असेंबली का मुंह जरूर दिखा पाऊंगा। तो 89 में हम लोगों ने मोस्ट बैकवर्ड के 14 लोगों को टिकट दिया, उसमें से 2 जीत कर आए, एक गढ़िया एक कुम्हार। एक गढ़िया एक कुम्हार जीत कर आ गया। मैंने बोला भी देख दिया हम असेंबली, मुंह पसंद आया और बोले बहुत अच्छा लगा। मैं क्या और लोगों को तैयार करो, फिर चुनाव आ गया। उत्तर प्रदेश में 4 साल में 4 बार चुनाव आया, तो 91 में फिर चुनाव आ गया। फिर हमने उनको 22 टिकट दिए, फिर वो 4 चुनकर आ गए। एक गढ़िया और आ गया, एक की बजाय 2 गढ़िया हो गए और एक मजाक चुनकर आ गए। तो वो बोलने लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, दूसरी किसी पार्टी ने आज तक हमें टिकट नहीं दिया और हम असेंबली का मुंह नहीं दे सके। तो 93 में फिर चुनाव आ गया, फिर हम लोगों ने 32 को टिकट दिया, तो 11 चुनकर आ गए। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग जिनको दूसरी पार्टियां टिकट नहीं देती थी और 91 में राम के नाम पर ही उनका वोट दे गए। 91 में राम के नाम पर ही मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का 80-90% वोट दे गए। तो उनको लगा कि उधर इनका राम है, इधर काशी राम है, ये हमें ज्यादा पहले में नजर आता है। हमने उनको 32 टिकट दिए तो 11 चुनकर आ गए। 95 में बीएसपी की सरकार बन गई, तो हम लोगों ने 11 के 11 को मिनिस्टर बना दिया। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से जो 11 लोग चुनकर आए थे, हमने 11 के 11 को मिनिस्टर बना दिया। तब ये लोग बड़े खुश हुए कि भाई ये तो हमारी तो असली पार्टी यही है। कांग्रेस वाले कहना भूल गए कि ये समाज की पार्टी। जैसे समाज जुड़ता गया, कांग्रेस वाले अपना मुंह बंद करने लगे, लेकिन मुंह बंद करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब 96 में चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो 90% के लगभग चमार बीएसपी में कांग्रेस को नजर आया। मई के महीने में चुनाव हुआ, जून
जून के महीने में कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिंहराव मुझसे मिले। वो कहने लगे कि भाई अब तो हमारे बचाव के लिए एक ही रास्ता हमें नजर आता है और वो है बहुजन समाज पार्टी। हम किसी भी शर्त पर आपके साथ समझौता करते रहना चाहते हैं। जब समझौते का नाम लिया तो मुझे युति की याद आ गई। महाराष्ट्र के कुछ लोग इधर मराठी जानने वाले होंगे। मराठी में समझौते को युति कहते हैं।